नमस्कार, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अहमदनगर की अगर बात करें तो वैक्सीन और कोरोना के मामले दोनों काबू से बाहर चले जा रहे हैं। बहरहाल इसके बारे में हम बुलेटिन में आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं बंगाल चुनाव से और बंगाल चुनाव के चौथे चरण में हुए हिंसा की खबर के साथ, क्योंकि केंद्रीय बलों ने बूथ नंबर 26 पर सितालकुची में फायरिंग की। इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सियासी वार पलटवार लगातार जारी हैं। देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती की ये रिपोर्ट। ये कथित वायरल वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब केंद्रीय बलों ने बूथ संख्या 126 पर सितालकुची में फायरिंग की। फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन आखिर हुआ क्या था? चुनाव आयोग की रिपोर्ट कहती है कि यह घटना गलतफहमी की वजह से हुई। एक युवक बूथ के पास बीमार हुआ, केंद्रीय फोर्स उसे अस्पताल लेकर गई। गांव वालों को लगा कि उस लड़के के साथ केंद्रीय बलों ने मारपीट की है। करीब 350 ग्रामीण, जिसमें महिलाएं भी थीं, उन्होंने केंद्रीय बलों पर हमला कर दिया। चुनाव के काम में लगे एक कर्मचारी और सीआईएसएफ के जवान को चोट आई। सीआईएसएफ की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने पहले हवा में गोली चलाई, लेकिन जब गांव वालों ने हथियार छीनने की कोशिश की तो गोली चलानी पड़ी। हालांकि तृणमूल इस दावे से सहमत नहीं है। टीएमसी ने घटना की तस्वीरें जारी करने की मांग चुनाव आयोग से की है। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर निशाना साधा और इस्तीफा मांगा है। वहीं प्रधानमंत्री टीएमसी पर बरसे। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। মানুষ খুনে রক্ত দিয়ে বড় কথা বলে, আমি বলে গেলাম অমিত শাহ, ইউ রিজাইন এজ এ হোম मिनिस्टर, यू आर ए कॉन्स्पिरेटर। सितालकुची विवादों में तब आया जब चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजा। ममता पर आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय बलों पर बीजेपी की तरफदारी का आरोप लगाया और लोगों को उन्हें घेरने को कहा। टीएमसी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, बीजेपी ने पलटवार किया है। The EC recently changed. चुनाव आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के डीजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और उस इलाके के एसपी को बदला है जहां घटना हुई है। Of the area where the killings took place was recently changed. She trusts nobody. ममता किसी पर भरोसा नहीं करती, चाहे वो केंद्रीय फोर्स हो, बंगाल की पुलिस हो या चुनाव आयोग। अगर वो सोचती हैं कि वो कानून हाथ में लेंगी, वो जैसे चाहती हैं वैसे चुनाव हो, तो लोकतंत्र में ये संभव नहीं है। In a democracy like ours, that's not possible. सितालकुची में एक दूसरे बूथ पर एक वोटर की मौत हुई है। बीजेपी टीएमसी के संघर्ष में उसे गोली लगी। पश्चिम बंगाल में लोग खूब वोटिंग करते हैं, इसलिए 80% से ज़्यादा वोटिंग होती है। महिलाएं भी खूब वोटिंग करती है, लेकिन चौथे चरण का यह चुनाव याद किया जाएगा कूच बिहार में हुई चुनावी हिंसा और उसमें मारे गए 4 लोगों के लिए। ये एक महज इशारा है, क्योंकि आधा चुनाव ही खत्म हुआ है और बाकी चुनाव में राजनीतिक दल काफ़ी जोर लगाएंगी, और वो जब जोर लगाएंगी तो निश्चित रूप से इस तरह की हिंसा हो सकती है। इसलिए यहाँ पर सुरक्षा बलों को सावधान रहने की ज़रूरत है। कोलकाता से कैमरामैन राकेश के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में पूरी तरह लॉकडाउन लगाने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो सर्वदलीय बैठक की, उसमें से ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। बैठक में जो चर्चा हुआ उसके अनुसार पूर्ण लॉकडाउन पर 2 दिन में फैसला लिया जा सकता है। सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल यानी रविवार को टास्क फोर्स की बैठक में पूर्ण लॉकडाउन पर फिर से चर्चा होगी। 1-2 दिन में एक रोड मैप बनाकर लॉकडाउन का ऐलान होगा। 15 दिन का पूरा लॉकडाउन लगने की संभावना है। तो वहीं अब बात करते हैं अहमदनगर की, जहां पर मैं मौजूद हूं। ज़मीनी हालात आपको अगर बता दूं तो अहमदनगर के काफ़ी हालात ख़राब हैं। शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए भी कई घंटों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन अगर आप प्रशासन से पूछें तो उनका कहना है कि हालात ठीक ही हैं। अहमदनगर में गुरुवार रात की ये तस्वीरें सामने आई थीं, जिसमें एक साथ कई कोविड से मरने वाले लोगों के शवों को जलाया जा रहा था। शुक्रवार रात दोबारा चिता जलने की ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। मैं सुबह 7 बजे से
और मैं अभी 12:30 बजे यहाँ पे हूँ। सुबह से देख कितने घंटे की अंतिम संस्कार के लिए लगे? कम से कम 17-18 घंटे हो गए। सुबह 7 बजे आया था मैं। अहमदनगर में कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। जिले के केड़ गांव में लंबी लाइन टीका लेने के लिए लगी हुई है। लोगों का कहना है कि वो 3-4 दिनों से रोज आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही। टीकाकरण के ठीक बगल में कोरोना की RT-PCR टेस्ट भी की जा रही है। लोग कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं, इसकी रिपोर्ट 8 दिन बाद यहाँ दी जा रही है। अभी 3 दिन से चक्कर काट रहे। 3 दिन से आ रहे हैं आप? यहाँ से यहाँ है ना, तो थोड़ा वो सो देते हैं ना, क्या बाद में खत्म हो जाता है। अच्छा, बाद में वापिस जाते हैं। मेरा मैसेज है, उसको थोड़ा उसका प्रॉब्लम दिखाया है। डॉक्टर ने बोला RT-PCR चेक करना है। तो वो बोलते 8 दिन रिपोर्ट मिलेगा, तब तक उनका तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगा सर ना। निजी अस्पतालों में कोविड का इलाज कराने वाले लोग भी परेशान हैं। कई लोगों से निजी अस्पतालों ने इलाज के ज्यादा पैसे लिए, जिसके बाद प्रशासन ने बिलों के ऑडिट करवाने के आदेश दिए। पता चला कि किसी से 38,000 तो किसी से 50,000 रुपए ज्यादा लिए गए। आदेश भी निकला कि निजी अस्पतालों को पैसे वापस लौटाने होंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए खर्चा हुआ है नगर के हॉस्पिटल में। वो मेरे पास इतना पैसा था भी नहीं, मैंने इधर उधर से पैसा जमा करके बिल भर दिया है। कितना कर्ज लिया होगा आपने? मैंने लगभग, मेरे पास 60-70 हजार रुपए थे, बाकी का सब पैसा मैंने तो 3 लाख से ज्यादा रुपया कर्ज लिया रिश्तेदारों से, इनसे पैसे जमा करके। तो करीबन आप देखिए, ये 18 लोगों का जो पहले ऑडिट हुआ है, 18 लोगों के ऑडिट में किसी को 27,000 रुपये वापस देने हैं, किसी को 31,000, किसी को 40,000, किसी को 50,000, ये ओवर चार्ज किया हुआ है। तो इन 18 लोगों को वापस 5,83,600 रुपये देने हैं, लेकिन एक भी रुपया नहीं दिया गया। अहमदनगर में शुक्रवार के दिन 2022 मामले सामने आए, 49 लोगों की मौत हुई। जिले में कुल 12,000 एक्टिव पेशेंट मौजूद हैं, जिनमें से 3,600 लोगों की हालत गंभीर है। शमशान पर बढ़ते मामलों के चलते 3 दूसरे शमशान में अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन शुरुआत नहीं हुई है। अहमदनगर महानगर पालिका में केवल 1 शव वाहन है। 6 और वाहन लाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन अब तक नए वाहन आए नहीं हैं। प्रशासन के अधिकारियों से जब जिले के खराब हालात के बारे में सवाल पूछा गया, तो उनका कहना है कि हालात ठीक है। रेमडेसिविर के लिए भी लोग परेशान हैं, बेड्स के लिए भी परेशान हैं। मरने के बाद भी लोगों को रुकना पड़ रहा है जब उनके शव को जलाया जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं? क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और केवल यही नहीं, महाराष्ट्र के सभी जगहों पर मामले बढ़ रहे हैं। तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? पैंडेमिक के लिए वी आर सोलली प्रिपेयर्ड और वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। हमने जो भी कोविड अप्रोप्रिएट जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का है वो सब किया है, और उसके बारे में कोई भी खामियां नहीं है। ज़मीनी हालात को अगर देखें तो अहमदनगर में लोग परेशान हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन इसे मानने को तैयार नहीं। लगभग पूरे ग्रामीण महाराष्ट्र का हाल कुछ इसी तरह से है। लोगों की परेशानी बड़ी है, अस्पताल में बेड्स मौजूद नहीं है, और इस सब के बीच स्थानीय प्रशासन गायब है। अहमदनगर से सागर दुसल और कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। तो वही अब बात करते हैं किसानों की, क्योंकि कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल को 24 घंटों के लिए बंद कर दिया, जिसके वजह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। आवागमन के लिए देश के सबसे तेज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर शनिवार को किसान खाट लगाकर विरोध करते दिख रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 4 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने इस एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। एक्सप्रेसवे को बंद करने से हजारों यात्री और ट्रक के पहिए थम गए हैं। किसानों का कहना है कि 4 महीने से किसान सड़क पर होने के बावजूद सरकार बातचीत तक नहीं कर रही है। उतनी ही दिक्कत आएगी जितनी हमको 4-5 महीने से सड़क पर बैठों को है, और वास्तव में बराबर ही दिक्कत उन्हें आती होगी, और इसके लिए जिम्मेदार है इस समय देश की तानाशाह सरकार, जिसका लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, किसानों मजदूरों की बात नहीं सुन रहे हैं। तो हम फिर सड़क पर बैठ कर के जो हमारे भाई रोड पर चल रहे हैं उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम देखो कैसे बैठे हैं, और वो लोग सब समझ रहे हैं और हमारे साथ हैं। गेहूं की कटाई और पंचायत चुनाव के चलते किसानों की तादाद घटी है, लेकिन अब हजारों किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर अब भी धरने पर बैठे हैं।
सरकार के साथ बातचीत बंद होने के चलते अब किसान नेता मई में इस आंदोलन को और तेज करने की रूपरेखा बना रहे हैं। सरकार से कोई बातचीत नहीं हो रही है। बहुत वेट कर लिए, बहुत वेट कर लिए। अब जो निपट लें जरा वहाँ से, इधर हम भी थोड़ी कटाई चल रही है और बीच में ना किसान चुनाव, पंचायत चुनाव बीच में घुसोड़ दिए हैं उसमें कटाई में भी। उसका थोड़ा बहुत है फर्क। उसके बाद किसान कितना आएगा उसका सीधा संसद कूच करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और संयुक्त मोर्चा जो हमें तरीका उस हिसाब से चलेंगे। इस किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा इसके बारे में ना तो हमें पता है और ना ही खुद किसान नेताओं को पता है। उनको ये लगता है कि किसान आंदोलन एक ऐसी अंधेरी गुफा में दाखिल हो गया है जहां पर अभी अंधेरा ही है, रोशनी नहीं दिख रही है। अब सरकार की ओर से देखना होगा कि आखिर कब किसानों को बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है और क्या कोई समाधान इस पूरे किसान आंदोलन का निकलता है कि नहीं। 5 राज्यों के चुनाव के बाद किसान नेता इस लड़ाई को निर्णायक बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इन किसानों से बातचीत करके इसका हल जल्द से जल्द निकालना चाहिए। ईस्टर्न पेरिफेरल से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से दिल्ली में एक छात्र की गोली मारकर हत्या की गई। दिल्ली के केएन काजू मार्ग में हुई रोड रेज की वारदात, जिसमें कार सवार हमलावरों ने ममेरे भाइयों को गोली मारी। एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मरने वाला युवक लॉ की पढ़ाई करता था जबकि घायल युवक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जी रोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।